राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम सबको जानना है और इस सबको कैसे क्रियान्वित करना है इसको भी समझना है। और इस नीति में प्रमुख बातें जो 8-10 हैं उसको हम लोगों ने कई बार सुना है, कई बार उसमें परिचर्चा में भाग लिया है, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती तो कहीं ना कहीं हम लोग रुक जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस अभियान को आप तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। अगर आप इनके बिंदुओं को समझ लेंगे तो आसानी से क्रियान्वित कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये वो नीति है जिसके बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ही शिक्षा की बेहतरी के लिए उपयोगी होगा। हम यहाँ पर उच्च शिक्षा के बारे में बातचीत करेंगे और हम लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है। हम धीरे धीरे सब तक पहुंचेंगे, सबसे बात करेंगे और उद्देश्य यही है कि हम इसको बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर सकें। मल्टी डिसिप्लिनरी है, होलिस्टिक है, वोकेशनल की बात करती है, मातृभाषा में शिक्षण की बात करती है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करती है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करती है, डिजिटल एजुकेशन की बात करती है, एक्सेस की बात करती है, इक्विटी की बात करती है, क्वालिटी की बात करती है। हम इनमें से किसी भी बिंदु पर थोड़ा भी सोचेंगे तो उनके बेहतर समाधान निकल जाएंगे। डिजिटल एजुकेशन, जिसकी हम सबसे पहले चर्चा कर लें, आज हम आपसे बेहतर ढंग से इसलिए बात कर पा रहे हैं कि जो संपूर्ण कैपेसिटी बिल्डिंग की व्यवस्था है इसमें समर्थ भारत सरकार का है। स्वयं, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी, और स्वयं प्रभा चैनल्स 2017 में जो स्थापित हुए थे। चैनल के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं और यहाँ पर चर्चा के लिए जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति बहुत ही स्पष्ट है। स्पष्ट होने के साथ साथ हम इसको अपने स्तर पर किस प्रकार से क्रियान्वित कर सकते उस पर हम ज्यादा सोच सकते हैं। 2016 में स्वयं प्लेटफॉर्म की स्थापना हुई थी भारत सरकार के तहत ही। लगभग 3000 से ज्यादा कोर्सेज उसमें उपलब्ध है और उनमें पंजीकरण निःशुल्क है। केवल परीक्षा के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं उसके लिए कुछ शुल्क नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अगेन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, उसमें कुछ जमा करना पड़ता है। साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं और जो सर्टिफिकेट है वो आपके क्रेडिट ट्रांसफर में उपयोगी होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार ये कोर्सेज है। ये पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा है जिसमें पूरे प्रोग्राम की बात ना करके किसी एक कोर्स की बात हम करते हैं। और अगर इस कोर्स को अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपके पाठ्यक्रम अपने आप मल्टी डिसिप्लिनरी भी हो जाएंगे, होलिस्टिक भी हो जाएंगे, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात भी पूरी कर सकते हैं। हम लोगों ने जो अपनी शिक्षाएं आरंभ की थी पुराने जमाने में, अगर हमने कक्षा 12 में अगर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री ले लिया तो जीवन में कभी साइंस नहीं पढ़ सकते थे, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ सकते थे, कॉमर्स के विषय नहीं पढ़ सकते थे। ऐसा क्यों? ज्ञान तो सब तक पहुंचना चाहिए
और यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम किसी एक कोर्स को, किसी 2 कोर्सेज को जो हमारे मूल विषय से संबंधित नहीं है, उससे हम जुड़ सकते हैं। इसीलिए अभी हाल ही में यूजीसी ने 2 डिग्रियों की भी व्यवस्था कर रखी है। हम साइंस के हैं तो हम आर्ट्स की डिग्री ले सकते हैं, हम आर्ट्स के हैं तो साइंस की डिग्री ले सकते हैं, कॉमर्स की डिग्री ले सकते हैं, बीसीए की डिग्री ले सकते हैं। ये जो बंधन थे पहले डिसिप्लिन के, उन बंधनों को खत्म करने का प्रयास किया गया है। उससे कई लाभ हैं, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन डिजिटल जो इंटरवेंशन है, ये जो स्वयं का, ये निःशुल्क आपको सुविधा देता है। 2,75,00,000 लोगों ने अब तक इसमें पंजीयन करा रखा है, जिसमें पाठ्य सामग्री उपलब्ध है, वीडियोज उपलब्ध है, डिस्कशन फोरम उपलब्ध है और परीक्षा भी होती है। 4 क्वाड्रेंट अप्रोच जिसको कहते हैं। हम केवल पहला काम ये करना शुरू कर दें अपने छात्रों से कि आप उन 3,000 साढ़े 3,000 जो पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों में पंजीयन कराएं निःशुल्क, जो उनकी इच्छा। आप वहां रोकिए नहीं। साइंस का बच्चा अगर म्यूजिक में करना चाहता है, कंप्यूटर में करना चाहता है, हिंदी में करना चाहता है, उसमें 1 पाठ्यक्रम ले ले, 2 पाठ्यक्रम ले ले, 3 पाठ्यक्रम, जो भी लेना चाहे, अपने आप आपका मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस हो जाएगा। आप अपने यहाँ अगर इस व्यवस्था को कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। केवल बच्चों को प्रेरित करिए, जो हम आसानी से कर सकते हैं, जो अपने हाथ में है, और हमारे पास पोर्टल उपलब्ध है। उनको केवल स्वयं प्रभा चैनल के बारे में बताइए। 34 चैनल्स हैं। ये चैनल्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है। देख लें, जो चैनल उसको देखना हो, उसमें हर दिन फ्रेश जो सामग्री है, फ्रेश वीडियोस हैं, 4 घंटे के लिए प्रसारित होते हैं, 6 बार रिपीट होते हैं, यूट्यूब में भी उपलब्ध होते हैं। अपनी सुविधा से ये शिक्षा है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बार बार ये कहती है कि हमें जीईआर को बढ़ाना है। जीईआर अभी हमारा वर्तमान में 27% है और अगले 13 वर्षों में इसको 50% करना है। तो उसके लिए हम तकनीकी का प्रयोग करेंगे। ऑनलाइन रेगुलेशंस हमारा 2018 में बन गया है। 2020 में पुनः संशोधित ऑनलाइन रेगुलेशंस बन गए। हम ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज देश में 60 से ज्यादा संस्थान हैं जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रही हैं। आईआईटीज, आईआईएम्स ये तो उपलब्ध करा ही रही हैं। ब्लेंडेड लर्निंग के द्वारा हम इस बात को बेहतर ढंग से पहुंचा सकते हैं। तकनीकी से हम भागे नहीं। और तकनीकी में क्या है, क्या टीवी पे अगर हमें किसी चैनल पर किसी के वक्तव्य को सुनना है तो ये बेहतर शिक्षा होगी। अगर हम स्वयं कोर्सेज पढ़ रहे हैं, ये भी बेहतर शिक्षा होगी। हम शिक्षा में दक्षता जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? होलिस्टिक हम कोशिश करें, जो तकनीकी संस्थान हैं उनसे जुड़े और अपने सैद्धांतिक ज्ञान को दक्षता के साथ जोड़ने का प्रयास करें। देश में 15,000 से ज्यादा आईटीआई और पॉलिटेक्निक है जो इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। जो स्किल मिनिस्ट्री है और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, आज दोनों का मंत्रालय मिल गया है, दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। और जब हम किसी भी ज्ञान की बात करते हैं, किसी भी डिग्री की बात करते हैं, किसी भी उपाधि की बात करते हैं, तो हमें ज्ञान के साथ साथ दक्षता को समाहित करना पड़ेगा। और इस दिशा में लगातार प्रयास शुरू हो गए। हमारी जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप आ जाए। सरकार इस दिशा में लगातार आपको संसाधन उपलब्ध करा रही है, हमें उसका उपयोग करना है। हमारे पाठ्यक्रम में अगर 18 पेपर आज की डेट में है, तो हम क्या 2 स्किल्स के पेपर जोड़ सकते हैं?
बिल्कुल जोड़ सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स हो, टेक्निकल स्किल्स हो, जो आपको ठीक लगे। दूसरी भाषाओं के प्रश्न पत्र जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ सकते हैं। आपके पास उपलब्ध संसाधन नहीं है, कोई बात नहीं, आप दूसरों के जो संसाधन बने हुए हैं उनसे आप क्रेडिट ट्रांसफर ले लीजिए। स्वयं के कोर्सेज में, अगर आपका कोई स्वयं का कोर्स है या आप अपने विश्वविद्यालय में किसी अन्य पाठ्यक्रम को चला रहे हैं, उसके क्रेडिट को ट्रांसफर दूसरे संस्थान में लिया जा सकता है। इसका भी एक नियम बन चुका है, और ये सब नियम आज नहीं बने हैं। 2016, 2017, 2018, 2019, 20 में तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके पहले ये सारी बातें हम तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। अब समय आ गया कि उनका उपयोग करें, जो हम शिक्षक आसानी से इसका बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि हम सुविधा दें बच्चों को, फ्लेक्सिबल रहे, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। 1 साल बाद उसको सर्टिफिकेट दे दें, 2 साल बाद डिप्लोमा दे दें, 3 साल बाद डिग्री दे दें। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें किस प्रकार के वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है, किस प्रकार से आपको सरकार के मदद की आवश्यकता है? हमारे जो वर्तमान पाठ्यक्रम है उसमें पहले वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद अगर आप थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहें समग्रता को लाने के लिए, तो आप कर सकते हैं, वो आपका ही पाठ्यक्रम है। और सर्टिफिकेट दे दें 1 साल बाद, 2 साल बाद डिप्लोमा दे दें, 3 साल बाद। बहुत सा आसान काम है। आप अपने अध्ययन बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज कहलाती है या स्कूल बोर्ड है, एकेडमिक काउंसिल से पास करा लीजिए, तुरंत लागू हो जाएगा। इसमें कौन सी ऐसी तकनीकी बात है जिसमें हम चिंतन कर रहे हैं? और जब वो लौट के आता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो उसको आप दूसरे वर्ष में प्रवेश दे सकते हैं। उसने अगर सर्टिफिकेट पास किया तो दूसरे वर्ष में डिप्लोमा के लिए फिर आ सकता है। फिर 2 साल बाद आना चाहता है तो फिर आपने डिग्री दे दी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी पहले नहीं थी। पहले अगर आपने पहले साल कर लिया, दूसरे साल कर लिया, तीसरे साल के 4 पेपर कर लिए, 1 पेपर छोड़ गया, सारा मेहनत बेकार हो गया, आपका भी राष्ट्र का भी, क्योंकि राष्ट्र आपकी शिक्षा में काफी धन व्यय करता है। और परिस्थितियां कई बार बच्चों की ऐसी रहती है कि सतत वो अध्ययन नहीं कर सकते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही सुविधा तो प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था कर रही है। पुनः उसी बात को ले ले, आपने किसी पाठ्यक्रम में 18 कोर्सेस पढ़ रहे हैं, 17 पास कर लिए, 18वां नहीं पास हुआ। परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में आपके पास कोई मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं, जो आपको पास डिग्री मिलेगी। लेकिन अभी इन्होंने कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नहीं, आपने जो प्रयास किया है वो आपके बैंक में जमा होगा। बैंक में पैसे जमा करने के लिए आपको कम से कम 50,000 जमा करना ऐसा नहीं है, 5 रुपए भी जमा कर सकते हैं। यानी 1 कोर्स भी जमा होगा, 2 कोर्स भी जमा होगा, 3 कोर्स भी जमा हो सकता है, 4 कोर्स भी जमा होगा। ये एक यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है, स्वयं से भी हो सकता है। और जब इन सबको जोड़ लेंगे तो हम इसके आधार पर किसी को क्रेडिट को एनकैश करके डिग्री दे सकते हैं, डिप्लोमा दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें भी भारत सरकार ने ऑलरेडी समर्थ पोर्टल बना रखा है। अभी हाल ही में करीब 32 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन 15 दिन में हो गया। जानकारी लोगों को नहीं है, उस जानकारी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन, ये जैसे बैंक में अकाउंट खोलना है, एकेडमिक बैंक का अकाउंट समर्थ पोर्टल पे खुलेगा, और उस पोर्टल से आपने खोल दिया तो जो जो आप पास होते जाएंगे वो अपने आप आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। और जब आपको लगेगा कि हमारे 120 क्रेडिट हो गए, 140 क्रेडिट हो गए, तो आप उस क्रेडिट के आधार पर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट देश के लिए जरूरी है। 2 विषयों को पढ़ना बच्चे के एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जरूरी है, स्किल को जोड़ना एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है 1 से
अलग विषय को पढ़ना, वो ये है कि इनोवेशंस को बढ़ावा देता है, मस्तिष्क की शक्ति का विकास करता है। परंपरागत जो ज्ञान है हम लोग जो अभी तक प्राप्त करते आ रहे हैं, एक विषय में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो तर्क शक्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन जो कल्पना शक्ति है उसका विकास नहीं हो पाता। और नवाचार के लिए हमें कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की बात करते हैं, लेकिन ये स्किल्स कैसे बढ़ेंगे? अगर हम अपने मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाएं। मस्तिष्क के दोनों ही जो शक्तियां हैं, कल्पना की हो तर्क के, दोनों को मिला के आगे बढ़ाएं, हमारा इनोवेशन सक्सेसफुल होगा। हम मेक इन इंडिया में बेहतर परिणाम देना शुरू करेंगे, डिजिटल इंडिया में बेहतर देना परिणाम शुरू करेंगे, हम एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। अगर हम कुछ नई बात सिस्टम में दे सकते हैं तो सिस्टम तो हमको लेगा ही, हर संस्था आपको लेगी। आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा जिसका आप प्रयोग नहीं कर रहे, तब आप प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है जब इनोवेशन की बात कही जाती है कि आप बुक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट पढ़िए, दूसरे विषय को भी देखिए, अपने विषय के अलावा अन्य विषयों का भी अध्ययन करिए। ये सब संभव है और उससे मस्तिष्क की शक्ति का विकास होगा और देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। ये इसके लिए कोई अलग से खर्च की आवश्यकता नहीं है, केवल बच्चों को बताना है। जो शक्ति उनके पास है, कल्पना शक्ति भी उनके पास है और तर्क शक्ति भी उनके पास है, दोनों को बेहतर ढंग से और आगे बढ़ाना है। इसीलिए जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो तकनीकी स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, एनालिटिकल स्किल्स भी है। हम सब प्रकार की दक्षताओं को उसमें जोड़ेंगे। हमारी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि ज्ञान के साथ साथ दक्षता, ज्ञान के साथ साथ मानवीय मूल्य और रोजगार परक शिक्षा भी हो, यूजेबल हो उसकी शिक्षा। हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। वोकेशनल किस लिए? जिसलिए कि वोकेशन में हम आसानी से जुड़ सके। और उसके लिए अगर मान लिया हमारे परंपरागत विषय प्योर लिटरेचर के हैं या प्योर सोशल साइंस के हैं, आप चाहते हैं कि उनको एम्प्लॉयबल बनाना, बहुत आसान सा तरीका है। आपने 18 पेपर में 9 पेपर आपके उसी विषय के रख लिए और बाकी आपने कहा जो एम्प्लॉयबल कोर्सेज उनको रख लीजिए। कंप्यूटर का एक रख लीजिए, जर्नलिज्म का एक रख लीजिए, मैनेजमेंट का एक रख लीजिए, सॉफ्टवेयर से एक आध पेपर रख लीजिए, जो ठीक लगे। अपने आप वो जो दक्षताएं हैं उनकी बेहतर होंगी और बच्चा एम्प्लॉयबल होगा। हम बार बार उन चीजों को देखना चाहते हैं जो हमारी अपनी है, हमारी ज्ञान परंपरा, भारतीय धरोहर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर भी जोर देती है। हमारे पास ज्ञान का अथाह भंडार था, हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध थी, क्या हम उसमें और योगदान नहीं दे सकते? हम कर सकते हैं। हमारे पास वेद है, हमारे पास ज्योतिष विज्ञान है, हमारे पास जो वेद है वो कृषि कैसे बेहतर कर सकता है उसके बारे में बताता है। हमारे पूर्वजों ने ही गणित का ज्ञान पूरे विश्व को दिया था। हम अपनी ज्ञान की जो निधि है उसको खोजें और उसको दें अपनी नई पीढ़ी को, और हमें अपनी समृद्धता पता लगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही तो कह रही है। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, मातृभाषा में शिक्षा देने में क्या दिक्कत है आपको? आप कहेंगे साहब उसके लिए हमें अलग से टीचर चाहिए। नहीं, हमको जो भाषा आती है वो बोल सकते हैं ना। कम से कम बच्चे को काउंसलिंग तो कर ही सकते हैं, परामर्श तो कर ही सकते हैं। और मातृभाषा में शिक्षा का तर्क क्या है? सामान्य सा तर्क है। हम कोई और भाषा 4 या 5 साल बाद सीखते हैं जब विद्यालय जाते हैं। मातृभाषा माँ के साथ सीख लेते हैं। 3 या 4 साल जो अतिरिक्त उस भाषा को सीखने में आसानी से सीख लेते हैं, उससे हमारी भाषा नींव मजबूत हो जाती है। और उस भाषा में अगर कोई ज्ञान दे सकता है तो हमारे लिए बहुत लाभकारी है।
हम कर सकते हैं, प्रयास करिए, सोचिए, निश्चित रूप से आ जाएगा। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया था इसी स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से। हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे जो बीए के परंपरागत विषय हैं, सोशल साइंस के विषय, इतिहास है, समाज विज्ञान है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, इनको हम मातृभाषा में पढ़ाएं। शुरुआत में हम भी समझ नहीं पाए कैसे करेंगे, फिर धीरे समझ में आने लगा, अरे इसको मातृभाषा में पढ़ाना तो मातृभाषा के शिक्षक को बुला लेते हैं, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा के साथ साथ दूसरों की मातृभाषा से आसानी जुड़ जाएगा। हमने सोशियोलॉजी के पेपर्स तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, असमी, 12 भाषाओं में बात करना शुरू कर दिया और परिणाम बहुत अच्छे रहे। हम सब कर सकते हैं जहां जिसको अवसर मिले। इसके लिए सरकार से पूछने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं, इसके अलग से ग्रांट की भी आवश्यकता नहीं। हमने तो वर्तमान जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हीं सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। हम जो आपसे बात कर रहे हैं ये चैनल भी सुविधा में सरकार ने दे रखा है आपके लिए, आप इसका प्रयोग करें। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आप अपने घर पे बैठ करके मटेरियल को देख सकते हैं, वीडियो को सुन सकते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और परीक्षा का परिणाम भी उपलब्ध हो सकता है। आप देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग का ये अनोखा प्रयास है। प्रयास होते रहे हैं लेकिन पहले कम संख्या में होते रहे। अच्छा, अब हमारे शिक्षक हों या हमारे छात्र हों, वो सारी की सारी बातों को तोते की तरह रटना नहीं चाहते, तोते की तरह पढ़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि वे अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रटने की बात नहीं कही गई है, एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना है, तथ्यों को समझ करके उस पर प्रश्न पूछने चाहिए, उसमें बातचीत करनी चाहिए। बौद्धिक विकास जरूरी है, रटने की क्षमता नहीं चाहिए। और यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है। इसीलिए हमारे जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें भी कई परिवर्तन हुए हैं। और अभी हाल ही में आपने 2 माह पूर्व सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 200 चैनल्स प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उपलब्ध कराया। अभी तो हमारे पास 34 है, 200 चैनल प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। किसमें? मातृभाषा में, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए। अभी जो हमारे पास वर्तमान व्यवस्था है कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की, उसमें एक चैनल है। हमें लगा कि शायद घर में बैठ करके सुविधाजनक समय में, जब हम एनी टाइम लर्निंग, एनीवेयर लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग क्यों न करें। हम ज्यादा कोर्सेस पढ़ा सकते हैं, ज्यादा पाठ्यक्रम पढ़ा सकते हैं। इसीलिए परामर्श सत्रों की बात की जाती है। अभी जो आपके साथ हम लोग 36 घंटे का ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग का वर्कशॉप है, इसमें हम लोग बातचीत शायद 2 या 3 घंटे ही करेंगे, लेकिन जो मटेरियल आपको दिया उसको पढ़ लेंगे। और मटेरियल इस तरह से बना हुआ है कि जिसको आप आसानी से समझ सके। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये अधिगम सामग्री स्वयं समझने के लिए वीडियोस हैं उन बड़े विद्वानों के द्वारा, जो इनके आधारभूत बातों से आपको जानकारी दिलाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि विदेशों में हम पहुंचे, विदेशों में पहुंच सकते हैं, हम प्रयास करें। और पिछले 2 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो लगातार प्रयास चल रहे हैं। यूजीसी ने इस संबंध में एक नया पोर्टल बना रखा है, जिसमें जो विश्वविद्यालय, जो संस्थान विदेशों में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है, उससे जुड़े। हम प्रयास करते रहे, जिस क्षेत्र में कर सकते हैं उस क्षेत्र में करें, कहीं बंधने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान परंपरा में अगर आप मजबूत है, वहां काम कर लीजिए।
अगर किसी डिग्री को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में बदलना है वो बदल सकते हैं। दूसरे डिसिप्लिन के कोर्सेज को जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं। मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाना है तो इनोवेशन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी अवरोध आपके लिए नहीं है, और जहां आवश्यकता पड़ी वहां आप तकनीकी का प्रयोग करिए, डिजिटल रिसोर्सेस का प्रयोग करिए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हमारे पास है, लगभग 4 करोड़ की पुस्तकें हैं। 4 करोड़ पुस्तकें पड़ी हुई जिसको हम आसानी से डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के ई कंटेंट है जो मोबाइल ऐप पर आपको उपलब्ध हो सकते हैं, हम उसको देखें। इग्नू का ही कंटेंट जो है मोबाइल ऐप पे उपलब्ध है। 15 से 16 लाख लोग मोबाइल ऐप से प्रयोग करते हैं। यानी आप अपने मोबाइल पर लोगों के लेक्चर भी सुन सकते हैं, कंटेंट को पढ़ सकते हैं। अभी जो परीक्षा की व्यवस्था जिसमें दे रखी है ऑनलाइन, आसान सी व्यवस्था, ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि आपके देखिए परंपरागत जो शिक्षण व्यवस्थाएं हैं उसमें हम सब्जेक्टिव इम्तहान देते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप इम्तहान है। दोनों में आपको पारंगत होना है। अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग, परंपरागत शिक्षा के द्वारा डिग्री प्राप्त करने के बाद हम पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का कैसे उत्तर जवाब दें। शिक्षण व्यवस्था के साथ ये भी क्षमता बढ़ानी है हमें। इसीलिए बार बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते रटना नहीं है, हमको समझना है, हमारी जिज्ञासाओं को शांत करना है। ये जो संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था है इसको हम इसके किसी भी बिंदु से जोड़ने का प्रयास करें। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान आपको बनाना है, बना लीजिए। परिवर्तनशील होगा, डायनेमिक होगा। एनईपी सेल बनाना है, एनईपी सेल बना लीजिए। और जो मल्टीडिसिप्लिनरी फोकस के लिए है कि कोर्स आधारित, ये शब्द आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। पाठ्यक्रम आधारित नहीं, कोर्स आधारित। 18 कोर्स पास नहीं कर पाया, 17 पास कर पाया, 16 पास कर पाया, उस मेहनत को भी हमें क्रेडिट देना है। और जब भी वो बाद में कभी आएगा, रेगुलेशंस बन चुके उसमें लगातार सुधार होते रहेंगे, लेकिन हमारे मस्तिष्क में ये बात आनी चाहिए। कोरोना के दौरान एडेक्स और कर्सेरा जो पाश्चात्य देशों की संस्थानें थी वो भारत में आई थी केवल इसी बात को बताने के लिए, जबकि हमारे यहाँ 2017 से ही 16 से ही स्वयं कोर्सेज चल रहे थे। और बहुत से विश्वविद्यालय कोर्स आधारित, केवल एक कोर्स, कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स हमें पढ़ना है, हम पढ़ लेते हैं, हम रजिस्टर हो सकते हैं। क्या हम शिक्षक, छात्रों की बात छोड़े, हम शिक्षक एक बार स्वयं कोर्स में हम लोग खुद ही पंजीकृत हो जाए, क्योंकि निःशुल्क है, उसका फायदा उठाए। क्योंकि वहां पर 4 क्वाड्रेंट अप्रोच मतलब है कि मटेरियल उपलब्ध है, वीडियोज उपलब्ध है, डिस्कशन फोरम उपलब्ध है और परीक्षा। हम ज्ञान तो बढ़ाएं अपना, हम अपने आप को मल्टीडिसिप्लिनरी भी कर सकते हैं और बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। हमने जो संख्या बताई 2,75,00,000, छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। और हम लोग सब मिल करके अपने छात्रों को अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो ये संख्या जो देश का रिसोर्सेज है ऑलरेडी उपलब्ध है हमारे पास, और 2017 से 16 से इसको बनाया गया है, लगातार इंप्रूवमेंट भी हो रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज को इसमें एक साथ शामिल करके रखा गया है। साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। जुड़िए, आगे बढ़िए, सोचिए। अब समय आ गया है हमें उसको क्रियान्वित करने का। हम जान गए हैं क्या करना है। अब तो यूजीसी ने भी अधिकांश बिंदुओं पर अपने रेगुलेशंस दे रखे, अपने गाइडलाइंस दे रखी। हम उन गाइडलाइंस को देखें। आपके विश्वविद्यालय, आपके महाविद्यालय में जहां कहीं भी किसी को भी
कोई बात लग रही हो, नहीं समझ रहे हो, खुद समझें, क्योंकि भाषा बहुत सरल है और इसको विदेश के कई कई संस्थान अपने यहाँ लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्यों नहीं? अपने ज्ञान का, अपने तंत्र का हम स्वयं फायदा उठाएं। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके परिणाम, सुखद परिणाम शीघ्र ही आएंगे। हम सब मिलकर के इस अभियान में एक साथ जुड़ें और किसी भी बिंदु पर जो आप कर सके करें और समझाने का भी प्रयास करें, लागू करें, दूसरों को बताएं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबके गाइडलाइंस अब आ चुके हैं यूजीसी से, उनको देख लें, उनको परीक्षण कर लें। अब करने का समय आ गया है। अवेयरनेस का नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का समय है। Friends, welcome to this SP Live interactive chart-based presentation on NEP 2020, and you are all welcome to this session. You are studying in base 10, and today we have Professor Kanjilal to talk about NEP 2020 and digital education. I'm Professor Panda, Director Stride and coordinator of this program. Professor Kanjilal is Pro Vice Chancellor Indira Gandhi National Open University, and she's also National Coordinator of the NMEICT, Government of India, as well as Swayam, Prabha, and many other platforms which are accumulated under or functioning under NMEICT. She has been a Senior Fulbright Scholar in the US, and she has also been in IGNOU Director, School of Social Sciences, and many other responsibilities that she is associated with. Basically, she is the leading figure for technology-enabled learning in the country. And now, since IGNOU has all these policy as well as practical possibilities within IGNOU, and under which this Swayam Vertical 2 is also being operated, through which you are all studying. So please do access the Swayam platform also to look at these videos and the modules in English and Hindi given over there. Please do participate in discussion forum. And this video will be available, and this is live telecast through YouTube. This will also be available after editing in Swayam. You could also download. You cannot download from YouTube, but you can download from Swayam and keep it and circulate it widely. So with this, once again, welcome friends. And on behalf of all of you, I welcome Professor Kanjilal, Pro Vice Chancellor IGNOU, to make a presentation for about half an hour, 40 minutes on NEP 2020 digital education. This is over and above what she had presented earlier, and which is available on YouTube. And please do ask also questions which she would like to respond to. Professor Kanjilal, please. Oh, thank you, Professor Panda. It's a great pleasure. So hello to all the participants. Today I'm going to talk about National Education Policy 2020 with special reference to digital education. Basically, if you look into the NEP 2020 document and if you go to the section 3.5, you will see that there is a great mention about adoption of technological interventions. So if you see that it talks about improving teaching, learning and evaluation process, it talks about supporting teacher preparation and professional development, which is especially from the context of capacity building that we are doing already through this program. It talks about enhancing educational access, that is reaching the last mile using all kinds of technological interventions. And fourth important area is the streamlining planning, management and administration, where ICT is to be adopted for teaching learning purposes.
If we look into section 3.6, it goes further into the deeper aspects. In fact, it talks about technological interventions from the point of view of rich variety of educational software that needs to be developed and made available for students and teachers. So actually it's not just adopting technology, it should be accessible also to all the stakeholders. That's very important, in fact. Then it talks about available in all major Indian languages. Regional languages has been specially thrust upon. I mean, in the NEP document, you will see that there is a thrust on regional languages and teaching in mother tongue, which means all the platforms that we use should be also multilingual and supporting Indian languages. That's another area of focus in the NEP 2020 document. Then coming to the accessible to wide range of user, including students, and going to the remote corners of the country, and also including the Divyang students. So accessibility is a very important aspect that has been mentioned in the document, and all kinds of ICT interventions that can be used is also referred to. Then the fourth important aspects, as I mentioned earlier also, teaching, learning, e-content to be developed by all the states, institutions, all should get involved in the process, and with special focus on the regional languages. If we talk about the major interventions that have been happening over the year, I think the most important aspect that we need to stress upon is the online education. And for that, already in fact from 2014 onwards, a lot of interventions came in for development of platforms, and from 2016 onwards we had the Swayam platform, which is basically India MOOCs platform, and in which, if you see the numbers, I mean it has become a big success. And in fact we are now number 3 after Coursera and edX. It's a Swayam platform which is very popular across the world, and this is the best part is the platform is it's a world-class platform, and it's a made in India platform, in fact. And if you look into the enrollment status, you will see that already total number of courses, unique courses that have been developed till date is almost around 3,000, and this is figure up to January 2023. And total number of courses delivered listed is more than 9,000. Total enrollment is somewhere around 3.16 crore, and total unique users that have registered on the portal is somewhere around 99.11 lakhs. So the huge number that is there, that's something that talks about the Swayam popularity across the country. And also if you look into already till date, 16.59 lakh certificates have been issued, and in fact the major aspect in this is that this has institutionalized also the credit transfer policy. So already in fact more than 289 institutions have gone in adopting Swayam courses for credit transfer. That's and it's progressing very fast, and we are expecting that very soon we will be having all the universities across the country actually adopting the Swayam courses. And especially when we talk about digital learning, I think the other major development that is happening is everyone is talking about online education, everyone is talking about digital university, in fact, and Swayam is going to play a major role in future where digital education or digital university is concerned. So all these courses are going to be part and parcel of the digital university passing. And another interesting thing is Swayam has 2 verticals. One vertical is just a simple course-wise registration where you have all the open courses on Swayam. So anyone can just walk in and register and go through the courses. If they complete the course, they get a certificate. So this is, and the exam is conducted through NTA. The second vertical that is very important in case of institutions which are planning to go in for offering online programs, this is known as Swayam Vertical 2. This is basically nothing but a learning management system happening at the back end of Swayam, where any institution interested to offer
online program can use Vertical 2 for offering their online programs without any investment on infrastructure for going in for any specialized elements in that case. Another important thing I would like to mention is that Swayam, we have 9 partners who are offering courses across board at all levels. So right from school level to PG level, we have courses available. And in fact, if you look into the NEP document, it says that we have to actually take forward the Swayam platform and actually popularize to the extent that is possible. The approach that is followed in Swayam is a 4-quadrant approach. It actually includes rich content, e-content made available. We have high quality, first quadrant is high quality video lectures, all multimedia, simulations, animations, developed by subject matter experts. The second one is the text material. It could be in the form of e-content, which could be self-instructional material. It could be any e-book, open source, educational resources. It could be any open access journal material, so which can be also integrated in the teaching learning process. The third quadrant is about assessment, which can include assignments, quizzes, activities, problems, solutions, etc. And the fourth quadrant is most important in a sense that if we talk about Swayam courses or any MOOC courses, it's actually taken as a flipped classroom. So if we talk about in a flipped classroom situation, how do we interact? How do we have teacher-learner interaction? How do we have peer-to-peer interaction? For that, discussion forum plays a very important role, in fact, so that students can put in their, they can raise their doubts, get them clarified by the experts that are there. So these are the 4-quadrant approach that we follow. Apart from that, there's another important aspect which we call as the 5th quadrant. In fact, institutions who are developing the Swayam courses, they are asked to actually prepare the transcript, which can be later taken on for translation into 12 regional languages. So already this process is on, and in a major way, the ministry is actually giving thrust to get all the content on Swayam translated into 12 languages, and which becomes part and parcel of the Swayam platform, in fact. So this is another area that development is there. I mentioned about examination. Certification is only given to those students who complete their continuous assessment and go for a term-end examination. And this term-end examination across the country, it is conducted by a national testing agency, and which is which could be CBT-based examination, or even in case of certain humanities, social sciences courses, we have pen and paper examination also happening right now. So basically, if you see, it's a huge setup that has been put in, and regularly every session we have examination conducted for these Swayam courses. And after completion of the continuous assessment and the clearing the examination, the students are issued with a certificate. And the best part of this certificate is that it enables credit mobility. What does it mean? That if you earn some credits from Swayam courses, a learner can go to the host institution where they are registered, the parent institution where they are registered for their degree program, and ask for credit recognition so that they can actually include in towards their degree. And for this, in fact, there has been a special Gazette notification. In fact, in 2016, we had the first version of the Gazette notification for credit transfer for Swayam courses, which talked about that every semester student can go in for 20% of credit transfer. And in the second semester, in the second version that came in, that was in 2021, it talks about 40% of courses can be adopted for credit transfer by any learner, which means the institutions also need to be flexible in a sense that they have curriculum designed in a manner so that they can include adoption of the credits that are coming from Swayam.
So that kind of a structure has to be built in. Why it is important in a sense that this credit mobility is that all the Swayam courses and the credits earned through the Swayam courses gets linked to the academic bank of credit. This is one important area in fact, and this is where in fact already activities are on. We have somewhere around 3 lakh students already, 30 lakh students registered on the academic bank of credits, where in fact 21 lakh is from IGNOU itself. And if you see that this will enable students to actually have the facility of multiple entry and multiple exit through the academic bank of credits. And this is getting, this is working on the DigiLocker platform in fact, and it is also linked with the National Academic Depository. Another important platform that I would like to mention is the Swayam Prabha channels, which is actually last mile connectivity through the DChat channels. So right now we have 34 educational channels that in fact was launched with the GSAT being launched in 2015, and in fact out of the 24 transponders available in GSAT 15, 2 were allotted to MHRD, now the Ministry of Education. That was done in 2016. Another interesting development that is happening now, this 2 transponders is now being supported with 5 more additional transponders, which will help us in increasing the number of educational channels on the Swayam Prabha. These channels are actually already, which started functioning from 2017. They have been doing 24/7 basis, offering recorded videos as well as live sessions, which are very high quality and also integrated with the curriculum based courses. If you look into the channel distribution, you will see that around 6 channels have been given to IITs and especially NPTEL in fact, which includes engineering, science and technology. 11 channels given to UGC CEC, which is covering non-technical UG, PG level programs. IGNOU has been given 4 channels, which covers diploma and certificate programs. Then we have IIT PAL, which is actually a platform for competitive exam preparation, which includes preparation for IIT JEE as well as NEET. And then we have for the school sector 12 channels. In fact, that includes school level right from class 1 to class 12. So these are the distribution right now, but let me tell you that very soon we will be seeing 200 channels coming up for the school level programs. That is under the PM eVidya initiative, which was announced in the last budget. And also we have 34 channels of higher education will be extended to 60 channels. As I mentioned that we have 5 transponders with us right now. So this is how this whole number is going to increase. So we will be having say somewhere around 260 educational channels in future, which will be offering 24/7 educational programs covering all levels, school to K-12 as well as your entire up to PG level, and also in fact all subjects, all disciplines, and also even skill-based programs are to be planned to be covered, vocational skill-based educational programs to be covered in that. Now these channels are already available through the free DD free dish that is there, so which requires just at the user end somewhere around investment of 1500 rupees for the set-top boxes. Once you have that, then you have this all channels accessible. Apart from that, it's also available through GeoTV, through Dish TV, and also the archive videos are available on YouTube. Apart from that, we have a Swayam Prabha app also. You need to just download and use it, so you will have directly access to that. If you look into the Swayam Prabha portal, in fact, it's being maintained by Inflibnet.
So just have a look into that. You will find the program schedule. Monthly program schedules are made available. You have feedback mechanism in that. You have search and browsing interface available, and all the archival video links are also provided on this portal. In fact, for the live classes we have done at IGNOU, we have done a kind of experimentation that we have from January 6, 2022. We started with live sessions for UG level courses which are very popular for IGNOU, and having live sessions in 13 languages, which includes Hindi and English. And all this we have been conducting since January 6 without any break, and till date we have actually 3,500 sessions already recorded, which is now available in the archives, so one can just refer back. And this covers all our BA programs, whether we talk about economics, history, sociology, political science, and other popular like psychology and even environmental science courses, in fact. If you look into the NEP document, it talks about technological interventions, and especially from the point of view of disruptive technologies that are there. It talks about use of artificial intelligence. It talks about 3D to 7D virtual reality kind of augmented reality, virtual reality, that to be put in with a lot of emphasis on immersive learning. Then it talks about National Research Foundation, which will be focusing on extensive research in the disruptive technologies. And the third important aspect is the NETF, that is National Education Technology Foundation, which is going to work on identifying the emergent technologies and look into how this can be adopted by the higher education institutions or even the school level education institutions, in fact. So already these activities have been initiated, especially for the NETF, and we have, they are coming up with a lot of policies how to go about, and also hand holding the institutions in future for adopting ICT especially. Now, talking about disruptive technologies, as I mentioned, artificial intelligence is going to play a major role in future. In fact, the best part is all these technologies are already available on the LMS platforms that we use or any MOOCs platform that we use, and it has features like intelligent tutoring systems, personalized learning, AI tutor or teaching assistant can be brought in the form of chatbots or anything like that. We can have adaptive learning approaches, natural language processing, then conversational AI can be built in, and big data which can actually create learning analytics. That's an important area, in fact, which can go a great extent in customization and personalization of education. And it also can provide you educational data mining, which can help in decision making and policies that we come up with. So this is one area that a lot of work is going on, adoption of AI in education. Then talking about the technological interventions, AR and VR in education is a major area. Already this activity started under the National Mission on Education through ICT. We have identified some of the vendors who are working on creating AR and VR applications with the existing e-content that are available. So they are going to convert them. We are doing a pilot testing, and hence we will be seeing very soon this adopted and being utilized on our Swayam platform as well as Swayam Prabha in future, which can actually use a lot of available technologies. Another important area is adoption of blockchain in education. This is another area and which can play a major role in terms of the academic bank of credits. It can improve record keeping and maintenance, seamless payment transactions, and of course this already, as I mentioned, the Swayam credits will be integrated with academic bank of credit. Similarly, all the institutions have been asked actually to go forward asking their students to register on ABC. Even many institutions at the back end through their ERP solutions, in fact, is integrating with the DigiLocker so that the ABC
IDs are created for their learners. So this is an activity, a major thrust is being there, and in future I think we will be seeing a lot of flexibility coming in the education process in terms of multiple entry, multiple exit systems that we bring in. Talking in terms of the NETF, already I mentioned, a lot of activities already started and a lot of committees have been instituted, and they are coming up with a policy for its implementation in a big way. So it's going to be, NETF is going to be a platform for free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration, etc. It's going to facilitate decision making on the induction and deployment of use of technologies at all levels, and also building intellectual and institutional capacities in educational technology. So it will be actually coming up with plan of action where it will be hand-holding the institutions for adoption of technology, supporting them in the process, creating an ecosystem in the country itself for ICT and online or digital education that we talk about, and also helping in the capacity building of teachers so that they can actually adopt and get abreast with the latest technologies that are there in terms of education. So if you look into the NEP document, I think it's seen as a game changer, and of course the digital education will be a big will be bringing in a big change in the country through its increase in access to basic education, skill-based education and lifelong learning, both in the form of formal and non-formal education. It is going to enhance the quality of teaching and learning to improve the relevance and effectiveness of basic education. It will be expanding distance learning opportunities, especially for disadvantaged groups and remote areas, because we have a lot of technologies that are being adopted which provides last mile accessibility, and expected that it will help in the long run to raise the GER from 27.6% that is at present to 50% at least by 2035. So if you look into the overall government policy in higher education, it is directed towards promoting digital education, and this is very well reflected in the NEP 2020. Actually now our time has come that we are already talking about its implementation, and in many areas already action has started. So I think digital education is going to be the future, and we all need to adapt the requirements, and also get to know what are the technologies available, be aware about it, and how best we can use them for our teaching learning purposes. So with this, I'll finish here. Thank you, Professor Kanjilal, for an excellent presentation, and thank you, friends. सभी शिक्षक साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन. Good afternoon to each one of you, and welcome to this live conferencing. आज हमारे बीच में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी हैं. उनका अभिनंदन करने से पहले 2-3 बातें. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा कि आप सबको पता है, 2020 में घोषणा की गई भारत सरकार ने.
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को 15 लाख हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण का भार दिया। आप सबने तो पढ़ लिया होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पर ये ऑनलाइन प्रशिक्षण जो शिक्षा मंत्रालय ने कहा, ये 36 घंटे का कार्यक्रम है। आप सबने स्वयं पे एनरोल किया। हमारा पहला कार्यक्रम 9 सितंबर से शुरू हुआ और 17 सितंबर तक रहा। पहला बैच जिसमें 6400 शिक्षकों ने भाग लिया। अब ये सेकंड बैच है जिसमें आप सब उपस्थित हैं, जो आज से शुरू हुआ है और ये चलेगा 30 सितंबर तक। जैसा कि आप सब ने स्वयं प्लेटफॉर्म पोर्टल पे जाके देखा होगा, इसमें वीडियोस हैं, इसमें टेक्सचुअल मॉड्यूल्स हैं जो हम आशा करते हैं कि आप सब ने पढ़ लिए होंगे। इसमें डिस्कशन फोरम है और 6 लाइव कॉन्फ्रेंसिंग सेशंस हैं जो आज से शुरू हुए हैं। तो आज का पहला जो सेशन है लाइव टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जो आप सब स्वयं प्रभा पे देख रहे हैं, उसका पहला आज सेशन है। मैं अपने समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम का फिर से एक बार अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सब ने पढ़ा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा पे काफी जोर दिया गया है और शिक्षण पद्धति में इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में हमारे समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम आज चर्चा करेंगे। आशा करती हूं कि आप सब अपने चैट में प्रश्न भेजेंगे। 25 से 30 मिनट या उससे कम एक प्रेजेंटेशन होगा प्रोफेसर सत्यकाम का और उसके बाद प्रश्न उत्तर होगा। शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार साथियों, आज मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने शिक्षक साथियों के साथ वार्ता करने जा रहा हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में और एक खास मुद्दे पर। वो मुद्दा है मातृभाषाओं में, भारतीय भाषाओं में, आपकी अपनी भाषा में, जहां जहां आप लोग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं, वहां की भाषा में हम अपने विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएं, कैसे उनसे वार्तालाप करें। आमतौर पर यह माना जाता है और एक जो हमारे मस्तिष्क में ये जो धारणा है कि हम अंग्रेजी के माध्यम से ही बेहतर पढ़ा सकते हैं और इसी में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन ये एक भ्रम है, वस्तुतः एक औपनिवेशिक हस्तक्षेप है, औपनिवेशिक भार है हमारे ऊपर। जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो इसी भाषागत दासता से हमें मुक्त करवाना चाहती है। क्योंकि जब तक हम अपनी भाषा में सोचेंगे नहीं, जब तक अपनी भाषा में हम क्रियान्वयन नहीं करेंगे, पढ़ाई जो हमारा काम है
मैं भी आप ही की तरह एक अध्यापक हूं, और ये समझ लीजिए कि एक अध्यापक अपने अध्यापक साथियों के साथ चर्चा कर रहा है। मैंने जब नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक सूत्र जो हमें दिया गया है वह सूत्र है भारतीयता का। ये इस शिक्षा नीति का एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है, एक स्पेशल क्वालिटी है इसकी, एक गुणवत्ता है इसकी कि भाषा के बारे में बात की गई, भारतीयता के बारे में बात की। अब जब भारतीयता के बारे में बात की जा रही है कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे लाना है, तो हम अंग्रेजी के माध्यम से या किसी भी विदेशी भाषा के माध्यम से उस ज्ञान परंपरा को कैसे अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी हम अंग्रेजी में व्याख्या नहीं कर सकते। अब यहां एक सबसे बड़ी जो हो सकता है कि आपके सामने ये अवरोध आए उन महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में जहां पर बहुत सारे भाषा भाषी आपकी कक्षा में हैं। अब जब आपकी कक्षा में बहुत भाषा भाषी हैं और आपका विश्वविद्यालय महाविद्यालय मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में है और आप बांग्ला में पढ़ाना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे वही लोग वंचित रह सकते हैं जिनको हिंदी तो आती है, अंग्रेजी तो आती है, लेकिन बांग्ला नहीं आता। इसी तरह सभी क्षेत्रों की बात हम कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। हिंदी प्रदेशों में जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसमें हम पंजाब और हिमाचल को भी शामिल कर सकते हैं। यहां हिंदी के माध्यम से यदि हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, शोध करते हैं, तो बहुत ज्यादा भाषायिक समस्या नहीं आती है, कोई अड़चन नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन जब कोई एक ऐसे क्षेत्र में हो जहां एक खास भारतीय भाषा ही बोली जाती है, वहां पर आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अंग्रेजी में पढ़ाएं या अंग्रेजी और बांग्ला मिश्रित में पढ़ाएं या अंग्रेजी और तेलुगु मिश्रित में पढ़ाएं, या फिर यदि संभव हो तो हिंदी में पढ़ाएं। यह चयन आपको करना है कि आपके महाविद्यालय में और आपके विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रोफाइल क्या है, और यदि मिक्स प्रोफाइल है तो इसके लिए हम लोगों को, जो हम अध्यापक हैं, उन अध्यापकों को देखना होगा कि किस तरह से हम अपनी भाषा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सबसे, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना है, और भाषा आप जानते हैं कि कम्युनिकेट करने का सबसे बड़ा माध्यम है, या एक माध्यम है, विशिष्ट माध्यम है, मुख्य माध्यम है। तो अगर हम ऐसी भाषा चुन लेते हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से हमारी पढ़ाई में, हमारे पढ़ने पढ़ाने में एक अवरोध उत्पन्न होगा।
लेकिन जहां पर ऐसी समस्या नहीं है, हमें आरंभ वहां से करना चाहिए कि हम एक भाषा में, एक भारतीय भाषा में उनको पढ़ा सकें। आरंभ में हम लोग भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन तब जब कोई अंतिम उपाय नहीं हो। और हम इस बात की तो छूट देते ही हैं अपने विद्यार्थियों को कि वो अपने उत्तर पुस्तिका में हिंदी या अंग्रेजी या तेलुगु या बांग्ला में अलग अलग प्रदेशों के अनुसार वो उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को उत्साहित किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो अपनी मातृभाषा में, जो अपनी राज्य की भाषा में प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखिए, जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, अपने विद्यार्थियों के सामने होते हैं, तो आपको पता चल जाता है विद्यार्थियों की फेस रीडिंग करके कि आपके पढ़ाए हुए को वो कितना ग्रहण कर रहे हैं। और ये सारा कुछ भाषा का खेल है। आपकी भाषा जितनी भी कम्युनिकेटिव होगी, और कम्युनिकेटिव सबसे ज्यादा होती है अपनी भाषा, इसीलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई उसमें इस बात पर जोर दिया गया। कई क्षेत्र हैं जिनमें हम अध्ययन अध्यापन करते हैं। ये मानविकी का भी क्षेत्र हो सकता है, ये ज्ञान का भी, विज्ञान का भी, मानविकी, समाज विज्ञान, इस सभी का क्षेत्र हो सकता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी के जो विषय हैं उनको तो भारतीय भाषाओं में, हिंदी में और अन्य भाषाओं में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन विज्ञान को नहीं पढ़ाया जा सकता। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूं कि मैंने मैट्रिकुलेशन तक मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। मैंने रसायन विज्ञान भी पढ़ा है, मैंने जीव विज्ञान भी पढ़ा है और भौतिकी भी पढ़ी। और ये तीनों ही जो विज्ञान की शाखाएं हैं उनका अध्ययन हमने हिंदी में किया है। और भी कई महाविद्यालयों में यदि हम सर्वेक्षण करें तो जो अध्यापक है वो अध्यापक अपने क्षेत्र की भाषा में ही पढ़ाता है। और आप ये देखेंगे, अगर आप खोज करें, सर्वेक्षण करें, तो आप पाएंगे कि जो विद्यार्थी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ने से अधिक हो सकते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में कमतर नहीं हो सकते। हां, ये जरूर है कि कभी कभी जो भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको किसी फोरम पर जहां अंग्रेजी में बातचीत हो रही हो, वहां कुछ शब्दावलियों से उन्हें परेशानी हो सकती है, क्योंकि उन शब्दावलियों से वो परिचित नहीं है। तो इसका उलट भी तो है कि जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी माध्यम से, वो हिंदी की शब्दावलियों या भारतीय भाषाओं की शब्दावलियों से परिचित नहीं। एक और अपना अनुभव साझा करता हूं मैं कि जब हम
कॉलेज में गए, महाविद्यालय में गए, तो 2 स्ट्रीम्स के बच्चे आए। कुछ हमारे साथी अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर आए और कई विद्यार्थी हिंदी माध्यम से पढ़कर आए। दोनों के बीच संयोग हुआ, वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई और यह देखा गया कि अपनी भाषा में जिन विद्यार्थियों ने स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की थी, उनका फाउंडेशन बहुत मजबूत था। अंग्रेजी उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अपने विषय का ज्ञान बहुत मजबूत था। और तभी मुझे यह एहसास हुआ कि यदि हम अंग्रेजी में पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, तो पहले हमें भाषा से जूझना पड़ता है, जैसे अंग्रेजी से जूझना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने पर होता है। जो पढ़ाया जाता है, जैसे गणित भी है, गणित अगर अपनी भाषा में पढ़ी जाए तो वो जल्दी समझ में आती है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो गणित की गुत्थियों को सुलझाने में लगता है। लेकिन यही बात अगर आपको अंग्रेजी में समझाई जाती है तो पहले आपके भीतर अंग्रेजी प्रवेश करती है, उसके बाद उसका रूपांतरण होता है उस भाषा का आपकी अपनी मातृभाषा में, आपकी अपने प्रदेश की भाषा में। और आपकी जितनी एनर्जी, आपकी जितनी ऊर्जा उसको रूपांतरित करने में व्यतीत होती है कि आपकी उतनी बुद्धि नहीं बच जाती है एक विद्यार्थी के रूप में कि आप उसका हल उतनी तेजी से निकाल सकें। अब आप देखते होंगे कि जो हम भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी क्षमता आप देखें, और आज के विद्यार्थी जो अंग्रेजी के माध्यम से ज्यादातर पढ़ रहे हैं, उनकी क्षमता देखें। अब वो उतनी तेजी से भी गणित नहीं सुलझा पाते हैं जितनी तेजी से जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला उस गणित को सुलझा लेता है। इतने का बैगन, इतने का आलू, इतने का शलजम, इतने का टमाटर, और हिसाब करके आपको दे देता है। वो अपनी भाषा में सोच रहा होता है, वो अंग्रेजी में नहीं सोच रहा होता है, या दूसरे की भाषा में नहीं सोच रहा होता है। इसलिए उसे भाषा से संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम अपनी भाषा में पढ़ते या पढ़ाते हैं तो मेरा यह मानना है कि अपना भी एक शिक्षक का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है, क्योंकि हम अपनी बात विद्यार्थियों तक पहुंचाने में ज्यादा सक्षम रहते हैं। और यदि अंग्रेजी में पढ़ाते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा, हमारी सारी एनर्जी यही सोचने में चली जाती है कि मैं अंग्रेजी गलत तो नहीं बोल रहा हूं। तो उसमें क्या करता है अध्यापक कि सामने एक नोट्स रख लेता है, उसमें क्या पढ़ना और क्या पढ़ाना है वो लिखा होता है। तो एक बड़े हमारे गुरुजी थे, वो गुरुजी हमेशा कहते थे कि देखो, अगर भाषा पर तुम्हारा अधिकार नहीं है तो तुम जब कक्षा में पढ़ाने जाओगे तो 5 दिन की तैयारी करोगे कि 5 दिन की कक्षा लेनी है, वो एक ही दिन में तुम्हारा खप जाएगा, क्योंकि तुम्हें उसको विस्तारित करने का, उसको समझाने का
और विद्यार्थियों से आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा ही नहीं। तुम तो जूझते रहोगे भाषा में ही, और यदि अपनी भाषा में पढ़ाओगे तो एक दिन का जो लेक्चर तैयार करके जाओगे वो 5 दिन पढ़ाओगे। क्यों? मैंने पूछा क्यों? कहा कि फिर तुम जीवन से उदाहरण दे सकोगे, फिर तुम अपने आसपास के माहौल को अपने अध्ययन अध्यापन से जोड़ सकोगे। जो उद्देश्य है, जिसको हम लर्निंग आउटकम कहते हैं, वो लर्निंग आउटकम जो है वो बहुत ही सरल तरीके से विद्यार्थी उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जब आप ही अपने में कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि हम जो कह रहे हैं, जिस भाषा को बोल रहे हैं, उसमें हम इतने कोई गलती कर, क्योंकि विद्यार्थी के सामने यदि हम कोई गलती करें तो एक शिक्षक के लिए, एक गुरु के लिए बहुत अच्छी मिसाल नहीं होगी। तो वो अंग्रेजी में पढ़ाते वक्त हम अपने आप से संघर्ष करते हैं। मैंने अपने कई अध्यापकों को देखा है, अपने अध्यापक साथियों को मैंने देखा है, अलग अलग मातृभाषा की पृष्ठभूमि से आने वाले जो हमारे अध्यापक साथी हैं, कोई तेलुगु से आ रहा है, कोई तमिल से आ रहा है, कोई हिंदी क्षेत्र से आ रहा है, कोई पश्चिम बंगाल से बांग्ला भाषी आ रहा है, कोई कन्नड़ से कन्नड़ बोलता है। सबको मैंने अंग्रेजी बोलते वक्त संघर्ष करते देखा है। और वही जब उनको मैंने कन्नड़ बोलते सुना, जब उनको तेलुगु बोलते सुना, जब पंजाबी बोलते सुना, तो उनके चेहरे का सारा तनाव दूर हो जाता है, सहजता आ जाती है उनके व्यक्तित्व में, और जैसे ही वो अंग्रेजी बोलने लगते हैं वो सारी सहजता समाप्त हो जाती है। तो अगर अध्यापक और शिष्य के बीच पढ़ने पढ़ाने के दौरान सहजता नहीं रही तो फिर अध्ययन अध्यापन बाधित होगा, और अध्ययन अध्यापन बाधित होगा तो पूरी की पूरी प्रक्रिया ही हमारी निष्क्रिय हो जाएगी। जिस उद्देश्य के लिए हमने इतना परिश्रम किया है, आज जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, विद्यार्थियों तक ज्ञान को पहुंचाना, ये तो हो गया जो लोग प्रत्यक्ष रूप से कक्षा में पढ़ाने जाते हैं। जैसा हमारा विश्वविद्यालय है और ओपन यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हैं, उनके साथ भी एक समस्या है कि अंग्रेजी में अगर कोई यूनिट आई और उसको अगर हमें लिखना है या उसको एडिट करना है तो निश्चित रूप से एक मानसिक समस्या तो आती है। लेकिन यदि हम अपनी भाषा में उसको तैयार करते हैं या बोलते हैं, जैसे आजकल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से विभिन्न भारतीय भाषाओं में विद्यार्थियों की काउंसलिंग हो रही है, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन। ठीक है कि उनको अध्ययन सामग्री अंग्रेजी या हिंदी में या एक दो और भारतीय भाषाओं में दी जा रही है, और हमारा उद्देश्य है कि सभी भारतीय भाषाओं में हम सामग्री उपलब्ध करा सकें। लेकिन क्यों हमने शुरू किया मातृभाषाओं में, भारतीय भाषाओं में काउंसलिंग करना? इसलिए कि जो अंग्रेजी ने जो गैप पैदा किया है लर्निंग और टीचिंग के बीच में, वो टीचिंग और लर्निंग का जो वो गैप है, वो गैप समाप्त हो जाए, और ये गैप भारतीय भाषाएं ही दूर कर सकती। और आपके पास जो फेस टू फेस टीचिंग करते हैं, उनके पास एक और सुविधा होती है
ट्यूटोरियल्स की सुविधा होती है, काउंसलिंग की भी सुविधा होती है, जहां आप छोटे समूह में विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी प्रश्नों को समझते हैं, क्योंकि एक कक्षा में 40 से 50 से 60 विद्यार्थी होते हैं। सबसे अलग अलग बात करना आवश्यक नहीं होता है, नहीं हो सकता है, संभव भी नहीं हो सकता है। तो जो छोटे छोटे ग्रुप में हैं, उन छोटे छोटे ग्रुप्स में भी आप सामान्य भाषा में बात कर सकते हैं। यही उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, कि अपनी भाषा में यदि हम विद्यार्थियों के सामने जाते हैं, विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं, और यह कोई मेरा कहा हुआ नहीं है, यह भाषा वैज्ञानिक जो लिंग्विस्ट हैं उन्होंने बताया है कि अपनी भाषा में विद्यार्थी ज्यादा सक्षम होता है। एक मैं और उदाहरण देना चाहूंगा आपको। आप सोचिए और देखिए, या घर जाके सोचिएगा भी आप, कि कितने देश हैं जिन्होंने दूसरे देश की भाषा में पढ़कर या अनुसंधान करके कोई नया आविष्कार किया है। हमारे भारत में जितनी गाड़ियां चलती हैं, जरा आप उनको देख लीजिए। कौन सी गाड़ी हमने आविष्कारित की है और कौन सी गाड़ी जापान से आई है, कौन सी गाड़ी चीन से आई है, कौन सी गाड़ी कोरिया से आई है, कौन सी गाड़ी ब्रिटेन से आई है, कौन सी गाड़ी अमेरिका से आई है। आप देख लीजिए, कोई ऐसा देश इसमें से नहीं है जो दूसरे की भाषा में काम करता है। इसलिए वे आविष्कार करते हैं, नई नई गाड़ियां बनाते हैं। रूस और अमेरिका, चाहे वो परमाणु का क्षेत्र हो, चाहे नए नए आविष्कार का क्षेत्र हो, या जापान, अपनी भाषा में बात करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? तो जब तक, और ये भी अन्वेषकों, शोध करने वालों द्वारा खोजा गया तथ्य है कि अपनी भाषा में काम करने वाला व्यक्ति ही आविष्कारिक हो सकता है। दूसरे की भाषा में काम करने वाला अनुयायी तो हो सकता है, फॉलोअर हो सकता है। हम बड़े बड़े कंप्यूटर के कंपनीज में काम तो कर सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर नहीं बना सकते, हम सॉफ्टवेयर उस तरह का डेवलप नहीं कर सकते हैं। जब भी सॉफ्टवेयर लेना होगा, हमको आयातित ही करना होगा। ये ठीक है कि हमारे बहुत सारे जो विज्ञान के केंद्र हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, नए नए ऐप बना रहे हैं, और उसमें से ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए लोग होते हैं। लेकिन आप तुलना करके देख लीजिए कि क्या हमने कोई ऐसा मूलभूत परिवर्तन सॉफ्टवेयर में किया है जिसने कंप्यूटर की दुनिया बदल दी हो, या पूरी दुनिया बदल दी हो जिसने? क्योंकि हम तो अंग्रेजी में काम करने के आदी हैं, तो अंग्रेजी में काम करने के आदी होंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े तनख्वाह लेकर हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन हम न्यूटन नहीं बन सकते। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग इस बात पर ध्यान दें कि अपने विद्यार्थियों को ज्ञान और विज्ञान की बात बताएं, और अपना जो परिवेश है
अपनी जो भूमि है उसकी हम बात करें। इस पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि मैं अपनी बातचीत को यहीं पर मैं रोकता हूं। सर धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सरल भाषा में हमको बताया कि नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा के साथ कैसे शिक्षण किया जा सकता है उसके बारे में। Friends, welcome to this video presentation on NEP 2020 and curriculum and pedagogy. We as teachers, we all have been teaching all through our career. We have been doing our curriculum course design in certain ways, and we have been taking care of teaching learning, whether we are teaching face-to-face, online, blended, and otherwise also. NEP 2020 stipulates some of the very innovative ways of doing things, and I will highlight some of them, and therefore it takes care of the holistic and multidisciplinary perspective that NEP has been talking about. What you see on your screen is that the main thrust so far pedagogic curriculum is concerned. The National Education Policy 2020 talks about Indian culture and values, indigenous knowledge, Bharatiya Gyana Parampara, regional and local languages, local dialects at the school level, even in college and university level, also teaching in local language, even the professional areas of medical science, engineering, and so on and so forth. It talks about pedagogy in context, putting theory into practice, almost 50-50 formulation that 50% should be diverted towards internship as well as activities, student engagement, and practicum. Multidisciplinary, I'll talk about that, and holistic, interdisciplinary. Already the UGC has the outcome-based learning framework and graduate attributes, which we would also take into consideration. Accreditation of prior learning insofar as skill development is concerned, and transferring the skills or the credits for the skills with evidences available towards putting in more credits and giving exemption to those credits and take towards a certificate, diploma, or degree. Skilling and employability is the major issue, which is an integral part of teaching learning process and curriculum in NEP 2020. In fact, two have been very important in NEP 2020, that a liberal arts foundation course would be compulsory across the board, including professional education, which will develop social and life skills, happiness skills, and vocational education and training or skilling and employability would become compulsory part of the curriculum across the board. Technology-enabled learning is the issue that NEP is talking about, to tell into the mainstream of teaching and learning rather than keeping it as supplementary or complementary. It should be integrated into our teaching learning process. Whether you are teaching face-to-face, distance, online, or blended, these 5 areas that I have listed, they would be extremely useful to consider in designing the curriculum and courses, as also designing teaching learning strategies, including assessment strategies. How do you transmit knowledge? How do you provide information? How to ensure interaction and negotiation of meaning, individual creation of meaning, and development of values, and so on and so forth, collaboration for sharing values and mutual respect, and development of positive attitude towards life and society and teaching learning contexts. How to put our own understanding into a reflective practice,
that reflection on action and reflection in action, while doing and after doing, which is a very powerful strategy to develop higher order learning, and how to ensure in our assessment strategies that assimilation has really taken place. There can be three kinds of curriculum design. We have been more dominated by subject-centered design largely, but there are institutions, professional institutions and otherwise, they have gone beyond that, beyond the subject-centered, subject matter and discipline-based teaching and learning to more learner-centered, individual learner, learning style oriented and problem-centered teaching and learning. This problem-centered and project-based learning, including portfolios, have been brought forward to the mainstream of teaching learning insofar as NEP's recommendations are concerned. What you see is three kinds of delivery strategy that we can combine and allocate our credit hours, that some of the credit hours we can divert towards self-learning with guided mentoring, some for face-to-face learning, and face-to-face learning should be more towards hands-on experiences, practicum, interaction, engagement, internship. And online collaborative learning could be collaborative projects, which can be project-based learning or problem-based learning or even case-based learning. These three need to be judiciously combined, whether one is teaching face-to-face, distance, online, or even blended. And this should be called as blended teaching and learning. Now, a holistic curriculum that the NEP is proposing, that it is proposing a flexible curricular structures that you see on your screen, which will integrate the STEAM, science, technology, engineering, art and mathematics, industry, academia linkages insofar as skill development courses are concerned, multiple entry and exit, and the four-year undergraduate program, which is under deliberation under higher education, National Higher Education Qualifications Framework, talk about multiple entry and exit after 1 year, certificate, 40 credits, 2 years diploma, 3 years an undergraduate and 4 years an undergraduate with honors, and it can lead to a 2 years master's or 1 year master, and then the PhD program. Community engagement and service to form compulsory part of the curriculum exercise. Research and internship, almost 40 credits equivalent in the undergraduate 4-year program is 40 credits equivalent to research and internship. Environment and value-based education, Indian language, culture and art, skilling and employability, and multidisciplinary and holistic education, meaning thereby that the students would be allowed to take courses from other disciplines of their choice, depending on their requirement, their needs, and their choice. And those credits will be counted towards one's own degree, and multidisciplinarity will be encouraged because of development of values, attitude, happiness skills, and so also skill-based courses, which one can expand one's own employability by taking courses from other disciplines. The 4-year undergraduate program that you see on the screen, 160 credit, which is under discussion, which nicely combines varieties of disciplinary, interdisciplinary core courses, disciplinary and interdisciplinary electives, skill enhancements, ability enhancement courses, value addition courses, field-based internship, apprenticeship, community engagement, research, and advanced diploma courses from within, of course, one's own discipline, all put together 160 credits, though the University of Delhi has gone beyond towards 176 credits in 4-year undergraduate program. But these broad areas are part of the undergraduate curriculums, so also they could form part of the certificate, diploma, degree programs because of the multiple entry and exit options available. And the student will be acquiring credit hours based on these courses, which one will be depositing in the academic bank of credits, and gradually that if the discipline core meets that certain level of credits, one will be getting degree in that discipline, and the university or the college which is providing that maximum credit applicable for a discipline would be offering the degree. But the student would have the choice to take up courses, and therefore in the future more skill-based courses will be coming in to the platter, to the basket, and the curriculum basket, course baskets, and students will be taking up those courses from other disciplines, especially which are skill-based, which will be expanding their employability market.
Therefore, a curriculum design, which we have been following largely, and I know many professional institutions, IITs, IIMs, they have been following very diversified, flexible, but structured curriculum design that we conduct a needs analysis, and based on many other factors, including human resource development requirements, national and regional needs, global developments, discipline knowledge structure, which is the discipline core, research and development findings, indigenous knowledge base, Bharatiya Gyan Parampara, faculty expertise, the learner's profile, and so on and so forth, curriculum best practices. All these lead towards a concept mapping of the program or the courses, and which we call as a curriculum blueprint. And the curriculum blueprint is translated into learning outcomes, and learning outcomes are associated with the learning activities, including apprenticeship, that the students will be undertaking to meet those learning outcomes. And we have to develop assessment rubrics that the NEP is talking about, very diversified, expanded assessment rubric strategies that should meet the learning outcomes vis-a-vis those activities. In between, we provide resources, we undertake teaching and learning, bring in media and technology. So therefore, the discipline, the skill areas that the NEP is talking about broadly I have listed as discipline skills, employability skills, social and life and happiness skills, self-regulated and metacognitive learning skills, technology skills or digital literacy, and learning to learn skills. 21st century skills they've been talking about, the NEP has talked about extensively on 21st century skills, which are basically communication skills, independent learning skills, thinking skills, critical problem solving, creativity, responsibility and ethical skills, leadership skills, digital skills, knowledge management skills, and as I said, self-directed learning, metacognitive skills, self-regulated learning skills, including happiness skills. So therefore, we need to find out the relationship between the curriculum mapping, concept mapping, 1, 2, the graduate attributes and learning outcomes derived from that, 3, the learning activities that we need to engage, design and therefore engage students with, including internship, which will carry forward or achieve the learning outcomes. And we have to develop authentic task and authentic assessment strategies or rubric which will assess those learning outcomes. So therefore, we need to integrate between learning outcomes, activities and assessment. Learning outcome 1, activities assessment. Learning outcome 2, activities assessment. This is possible across any discipline, whether one is teaching language, literature, whether one is teaching professional education or social sciences or management or education, or even community development programs. So we need to take here is an example matrix in front of you. We can take up help of any other matrix that you know, which doesn't matter, but what is important is that there must be a mapping of the courses and the modules and the units, their learning outcomes, the credit hours, activities and assignments which are associated with that course or the module, learning support that will be provided, the learning resources, print, audio, video, and face-to-face interaction, and the assessment rubric. Once we are clear about this matrix, it will be very easy for us to bring in multidisciplinary and interdisciplinary and skilling and employability into this with multiple entry and exit options available. The resources that we could consider, there are many resources available in this country. There are also MOOCs available elsewhere that one can take up also MOOCs to study, but those should be recognized by the statutory bodies of one's own institution. For instance, the MOOC courses resources that are available is the best and the largest is the Swayam platform with a 4-quadrant approach, as you must be familiar with. And the Class Central, which is a nodal agency, international agency, lists that almost 10 million students have been registered in Swayam, though the highest has been Coursera with 45 million in 2021, and more than 154 universities have accepted credit transfer for courses offered through Swayam. And now it must have increased in 2022 because this is 2021 data. NPTEL, National Program for Technology-Enabled Learning, which is a consortium of 7 Indian Institute of Technology, which in fact NPTEL is a part of the Swayam program, that the video-based programs, courses are being offered through Swayam platform.
And the instructional videos in engineering and related subject areas are available, and many have been using these. And so you can also use these vis-a-vis your students for ourselves to study as teachers and for students also to recommend. It will be nice that if these courses or these modules are integrated into your course structure and curriculum structure. The UGC has already allowed up to 40% credit hours, which one can take from Swayam and other courses, and get credit transfer to one's own certificate, diploma or degree, especially degree programs. And 60% one can provide through classroom teaching or online or distance learning, which will be leading to a degree. And AICTE has developed more than 3,000 virtual internships, which are free of cost, which one can also tap into. There's a MOOC kit, which is created by IIT Kanpur in 2012, ARC4 Cloud certification, and this is in collaboration with IIT Ropar, which is available in 6 languages. There's an IIT BEX created by IIT Mumbai or Bombay in 2014 by integrating Drupal 8 and OpenEdX. And this has got 4 kinds of MOOCs available, which you can use: EduMOOCs, Skill MOOCs, Tech MOOCs, and Live MOOCs. IIT Bangalore has created in 2014 which is called IIMBX. It offers MOOCs courses in various areas of management sciences. AG MOOCs, which is an agriculture MOOCs, which was created in 2015 by IIT Kanpur, Commonwealth of Learning, IIM Kolkata, and the University of Agriculture Sciences, Raichur. And the MOOCs platform is offering agriculture education to students, and with joint certification by IIT Kanpur and the Commonwealth of Learning. The Odisha State Open University created vis-a-vis SEMCA, with the help of SEMCA, a MOOC on training of academic counselors, which can be very useful for teachers to go through those books, that MOOC, even if one is teaching face-to-face. There is also VES Skills MOOC for banking and finance, with almost 2.5 million registered users. There is eVidya Bharati portal, which is providing online resources especially for cross-border education delivery or internationalization education. InflibNet and EPG Pathshala for UGC, there have been plenty of resources which are curriculum-based and which are relating to subject or discipline-based, which can also be tapped. But recently, the UGC Ministry of Information Technology, Electronic Information Technology, developed a Common Service Center program, which was inaugurated in July 29, just a few days back. And these are online resources for rural areas. Almost 23,000 PG courses and 137 Swayam courses and other courses which are non-engineering courses are listed over there. Almost 5 lakh common service centers in 2.5 lakh village panchayats and others have been established. The student can register, pay a little fee. It was told some 20 rupees or so. The student can register per day to use that and earn credits vis-a-vis completion of these courses and transfer these course credit completion to their academic bank of credits, which will be counted towards certification, towards a certificate, diploma, or degree, and therefore credit transfer is very much possible. So friends, I would submit one thing to you, that skill development and employability has been a major priority across disciplines vis-a-vis the NEP 2020 to enhance the ability of the graduates for self-employment or even employment in the public and private sector, including NGOs and international organizations. I would submit to you the consideration of micro-credential courses, which are small bits of skill-based courses which students can take up to compensate or to enhance their employability skills. These are small courses focusing on skill sets mapped into qualifications framework, and the qualifications framework are mapped alongside the National Higher Education Qualifications Framework, which is compatible with National Skills Qualifications Framework. The focus is on training for world of work and developing additional professional skills which will be useful for the graduates. They will enhance the employability skills which are benchmarked against the industry frameworks.
because now it is coming up that the skill-based curriculum should be developed in collaboration with industry and in conformity with the National Skills Qualifications Framework, and the students will be able to show evidence-based assessment, and therefore award is possible, and micro-credential course credits could also be transferred to one's own certificate, diploma or degree. So far pedagogy is concerned, I have listed quite a few which you could consider and integrate depending on your discipline and the subject area and the level of the students and the context that they are, because context and language and culture are very important to one's own teaching and learning. And therefore, Bharatiya Gyan Parampara and Indian indigenous knowledge based on our culture and tradition and our indigenous knowledge should be brought into insofar as curriculum and course contents are concerned, and insofar as pedagogic strategies are also concerned, which could be context and culture specific, preferably in mother language or one's own regional language at least. They could also be in English or any other language. Project-based learning, I'm emphasizing this project-based learning because these facilitate in developing skills for very minute project tasks and their implementation, and that students in the process learn certain skills which they would minutely do based on say, research evidences. These are policy research, this could be any kind of projects that they will be doing. Case-based learning, besides project-based learning, I must also note that we should consider problem-based learning. So the problem-based learning and project-based learning should be brought to the forefront, which we are considering much less, except that in like a master's dissertation or a project or an internship project, but this should form an integral part of teaching learning process all through the year or the semester. Case-based learning, working on a case or a problem with guided inquiry, with mentoring support provided by the teacher, and collaborative learning and teamwork and experience sharing, which the students can undertake. They would learn higher order skills based on these. E-portfolio, portfolio as well as e-portfolio. This is a very important, most probably for me, the best strategy that we can bring in, that the students can create their own portfolio, which they would showcase as an evidence of the application of their relevant skills that they have learned. They reflect on their experience and situations, integrate into academic learning with lived experiences, which today is detached, that our academic teaching is diverse from the actual context of living a society or community. They must be integrated, and they could do a digital compilation of work experiences or achievements. To continue pedagogies, we should also consider competency-based learning, which is possible in any discipline. This is simply mastering a set of skills in one course before moving to the next. That is the application of knowledge in practical situations, and those competencies could be based on the learning outcomes. Conversational learning or learning through dialogue, which is very much possible online. I have brought in, say for instance, an online model or any proprietary LMS platform discussion forum interaction where collaboration, reflection, experimentation, active engagement by sharing application in local context is very much possible, because the students will bring in their experiences from their local context, which other students will get enriched. So combining theory and skills, and combining theory and skills on the one hand and the lived experiences of the students, bringing the experiences from their own context. This will be very enriching insofar as collaborative learning, cooperative learning is concerned. Finally, I have listed self-regulated learning and metacognitive learning, which we must consider very seriously, that the students would be taking charge of their own learning, facilitated by the teacher. That the students would, teacher's responsibility would be to develop the skills and competencies of the students, that they will take charge of their learning, they will set goals, they will manage their time, they will decide what help is needed, they will search resources, choose learning strategies, their own learning strategies suitable to them, reflect on them, evaluate their learning outcomes. Meaning thereby that the students will take full control of their learning, they will monitor their own progress, and they will focus on learning outcomes. All the process is facilitated and mentored by the teacher. What you see on your screen is a representation, collation of the learning outcomes starting from knowledge understanding till creativity level, and finally the constructivist learning, that the students' engagement with the context and learning the way one would like to learn or one is proficient to learn.
So depending on one's own ability, that the learning task will be designed and context would be provided to the students so that they will best engage efficiently and effectively in that process of learning. Knowledge could be multiple choice questions, understanding, oral examination, poster presentation, application through case study, analysis, course essays. Essays are very important in teaching and learning besides multiple choice tests. Creativity by project-based learning and problem-based learning, which I have already talked about, and constructivist learning for me would be best possible. In fact, the research says it is best possible through developing portfolios, including e-portfolios. So finally, to conclude, friends, that I will spend a few seconds on portfolios, different kinds of portfolios that we can bring forward to our learning, including school level learning as well as college and university learning across the board: social sciences, humanities, commerce and management, and education, other community development courses, so also professional courses of engineering, medicine, pharmacy, and so on, and architecture. Developmental portfolios, which are very much subject specific portfolios. Planning portfolio, which is an entry level early ability mapping of the students, that the students, you could call them as prior knowledge assessment or something like that. A proficiency portfolio, the graduate attributes and outcomes, learning outcomes, which are joined together in a learning journal or a diary or called a portfolio. Showcase portfolio, the evidence which can collect and collate the best of the works of the students and the graduates. Employability portfolio, that the ability, the readiness and ability of the students to do a particular job or work or a varieties of work contexts. And success potential portfolio, which is required for admission to the next grade. So friends, to conclude what I have said very briefly in this program, I have highlighted that we need to reconsider and qualitatively enhance our curriculum and course design and our pedagogies that will be used in translating courses into action, engaging students more, reflecting on their engagement, facilitating students to reflect on their engagement, and bring in more multidisciplinary courses, especially skill-based courses from other disciplines, even knowledge-based courses from other disciplines, value-based courses from other disciplines that the students would like to take up. And we should also design in such a way multiple entry and exit is possible. There are plenty of resources, some of them important that I have quoted over here, mentioned here, that the students need to be engaged with, and teachers need to bring those resources and build those resources into their teaching and learning within the classroom or even outside the classroom or at a distance or online and blended learning. And finally, I must submit to you that it needs a holistic planning of curriculum and course design for the holistic development of the students. I hope that you found this useful. You must read the NEP more, and some of the good practices that are coming up from different institutions from time to time to ensure that we are very much at what exactly we need to do insofar as our own curriculum design and pedagogic design and teaching learning is concerned. Thank you very much.